दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान के जय जय जय। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता पूरे परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के। मुनिवर निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज के। दिगंबर जैन समाज इंदौर की शान गोमटगिरी अतिशय क्षेत्र से हमने अपने 2024 का अंतिम शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त किया था और अब पुनः 2025 के प्रथम दिवस गोमटगिरी अतिशय क्षेत्र से बाहुबली के दरबार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का गोमटगिरी अतिशय क्षेत्र कमेटी धर्म प्रधान समिति और सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे। मेरे साथ आप दोहराएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए आज का दिन ऐतिहासिक अद्भुत प्रभावना के साथ गोमटगिरी अतिशय चित्त में हमने आपने भगवान बाहुबली का मस्तकाभिषेक का कार्यक्रम संपन्न किया और आज का दृश्य ऐसा था, लग रहा था पूरा इंदौर आज गोमटगिरी अतिशय क्षेत्र में आया है और ऐसा दृश्य नजर आ रहा था जैसे दक्षिण भारत के गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक का कार्यक्रम इंदौर में चल रहा है। आइए ऐसे पावन अवसर पर हम और आप 2025 का प्रथम शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करने के आमंत्रित करूंगा। अनिल कुमार जी, प्रशांत जी, शशि जी, चित्रांशी जी, ईशान जैन, रोहतक आगरा जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, मैं चाहूँगा गुरुवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और आप जोरदार ताली बजाकर इस परिवार का सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में अपन चलते हैं और गोमटगिरी की इस पावन धरा पर आज का ये शंका समाधान नव वर्ष के उदय के साथ और जो भावना योग का उदय का जो कार्यक्रम हुआ उस उदय के साथ गुरु चरणों में पहले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर सुबोध जी जैन जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे अविसा जैन, दक्ष जैन, अयांशी जैन। नमोस्तु गुरुवर। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और प्राय रोज मरीज आते हैं और दवा की खुराक के साथ साथ अपने खान पान के बारे में पूछते हैं और अक्सर ऐसे समुदाय के लोग आते हैं जो नॉनवेज के प्रति ज़्यादा वो रहते हैं, नॉनवेज खाते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि हमको ये नॉनवेज खाना है कि नहीं खाना है। ऐसी स्थिति में हम बड़े धर्म संकट में फंस जाते हैं, तो आप उपाय बताएं गुरुवर। देखिए, आप चिकित्सक हो और आपको तो बहुत दृढ़ता से कहना चाहिए कि आपको नॉनवेज नहीं खाना,
क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हो गया है कि नॉन वेज से बेहतर आहार वेज है। जी हम आहार विज्ञान के आधार पर उन्हें समझा सकते हैं और उन्हें बताएं अगर वो नॉनवेज खाते हैं तो उनसे कहे कि आप उसे बंद करेंगे तो ज़्यादा स्वस्थ होंगे। दोहरा पुण्य लाभ। नमोस्तु गुरुवर। अविसा जी जैन अपना प्रश्न करें और उसके बाद में आज अपने इस सत्र में रोहित जी अरविंद जी जैन जो साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट हैं इंदौर से ही, जिन्होंने सबसे कम उम्र में कानून की पुस्तक लिखने का रिकॉर्ड भी बनाया है, वे तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हमारा ये प्रश्न है कि सुप्रभात स्तोत्र पढ़ने से क्या लाभ होता है और क्यों पढ़ना चाहिए? सुप्रभात स्तोत्र में पूरे दिन की मंगल कामना है और वैसा अगर करने से भगवान से प्रार्थना होती है हमारा दिन मंगलमय होता है, इसलिए पढ़ना चाहिए। हाँ, रोहित जी जैन अपनी वह पुस्तक जो लगभग 22 देशों में अपना स्थान बना चुकी है और न्यायाधीश, सेना और पुलिस अधिकारियों को जो ट्रेनर देते हैं, साइबर के अनेक जो अपराध से पीड़ित जो लोग हैं, 22 करोड़ 18 करोड़ की राशि उन्होंने वापस दिलाई अपने कानून के माध्यम से और अनेकों लोगों को आत्महत्या से बचाए। ऐसे इस व्यक्तित्व के लिए आप जोरदार सम्मान कीजिए। आपके समाज की बहुत बड़ी धरोहर है। रोहित जैन आए और अपनी पुस्तक गुरु के कर कमलों में समर्पित करते हुए अपना प्रश्न भी रखें। ऊपर आ जाओ। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज गुणायतन परिवार से अपने बीच में पूरी टीम ही है जो गुरुवर के सपनों को साकार कर रही है, वे तैयार रहे। सभी मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिवर, साइबर अपराध आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर चुका है और सभी पूरा विश्व इससे जूझ रहा है और साइबर अपराध को रोकने के लिए प्रयास कर रहा है। मैंने भी आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से एक पुस्तक लिखी जिससे साइबर अपराध को रोका जा सके और वो पुस्तक मुझे नहीं पता था, लेकिन आचार्य श्री का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि उस पुस्तक को रिकॉर्ड दर्ज हुए और 22 देशों में वो पुस्तक प्रकाशित हुई और मुनिवर का आशीर्वाद मुझे सदैव प्राप्त होता रहता है। मुनिवर, मेरी जो शंका है वो ये है कि जब हम साइबर अपराध के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और उन अपराधों के इन्वेस्टिगेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, मैं पूरे भारत की पुलिस के साथ, न्यायाधीशों के साथ और आर्मी के जवानों को ट्रेनिंग देता हूं। उस दौरान हमारे पास कई सारे ऐसे अपराध सामने आ रहे हैं कि जो हर 3 महीने में साइबर अपराध का ट्रेंड चेंज हो जाता है। करोड़ों रुपए के लोग जो गाड़ी कमाई होती है वो फ्रॉड में चली जाती है। कई लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि आत्महत्या तक करने का उनके पास ऑप्शन बचता है। उसके अलावा कई बच्चियों की फ़ोटोज़ वायरल होने की धमकी आती है, ऐसी सारी चीज़ें आती हैं। जब महाराज हमने इसके बारे में स्टडी करी तो पता चला कि साइबर अपराध जो हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो लोगों का लालच और दूसरा लोगों की लापरवाही है। तो सबसे पहले तो मैं एक महाराज श्री के प्रोग्राम के निर्देशन में आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ भारत सरकार की, www.cybercrime.gov.in। अगर किसी के साथ भी कोई अपराध कारित होता है तो वो उस पर ऑनलाइन कंप्लेन कर सकता है। और 1930 एक भारत सरकार का हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप किसी भी साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो साइबर अपराध निरंतर बढ़ता जा रहा है उसमें सबसे बड़ा कारण है कि उस अपराध में जो पीड़ित है वो भी युवा वर्ग है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, और करने वाला अपराधी जो है वो भी युवा वर्ग है। ऐसे में जब ऐसे अपराध कारित हो जाते हैं और लोग, बच्चों को ये लगता है कि ये इजी पैसे कमाने का बहुत आसान साधन है, हम ऑनलाइन हैकिंग करके या ऑनलाइन फ्रॉड किसी को बेवकूफ़ बनाकर हम इजी पैसा कमा सकते हैं। परंतु उसमें कई सारे कानून हैं, कई सारे प्रावधान हैं जिससे लोगों को कई सालों तक की सज़ा के प्रावधान भी हैं। अब ऐसे में महाराज जी, हम यूथ को क्या गाइडेंस आपके मार्गदर्शन में दे पाएँ कि ऐसे अपराधों को रोका जा सके और ऐसे अपराधों से जो लोगं को इतनी हानि हो रही है, इतनी पीड़ा हो रही है, उससे लोगों को बचाया जा सके? मार्गदर्शन करें गुरु जी। देखिए, आज बहुत ही ज्वलंत विषय को रोहित भाई ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। साइबर क्राइम आज एक वैश्विक समस्या बन गई। पूरे विश्व में इस क्राइम को लेकर के चिंता है और हर देश की सरकारें इसे लोगों को बचाने में लगी हुई। मैं आज ये पुस्तक मेरे हाथ में आई देखकर बहुत प्रसन्नता है। जब इसने पुस्तक मुझे दिखाई थी तो मैंने कहा मंच में देना
ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे किसी ने बताया कि एक आदमी इसी साइबर क्राइम के चक्कर में 7 करोड़ के फ्रॉड का शिकार हो गया और वो पेशे से इंजीनियर था। अभी की बात है हाल। बिल्कुल महाराज जी, हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें जो लोग पीड़ित हैं, जिनका पैसा जा रहा है, जिनकी समस्या है, वो प्रोफेशनल लोग ही हैं। मतलब सीए, इंजीनियर्स, जजेस और लॉयर्स, ये लोग हमारे पास आते हैं जिनके साथ फ्रॉड हो जाता है। हाँ, करोड़ों रुपए मैं की वही राशि का बोलना चाह रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि इस विषय में रोहित फिर बोले। तो इसकी मूल क्या है? डिजिटल अरेस्टिंग और चीज़ें। तो अपने जीवन में सबसे पहली बात लालच से अपने आप को बचाना चाहिए। दूसरी बात डर से बचना चाहिए। भय और लोभ सर्व अनर्थों का मूल है। आप डर के वजह से ऐसा करते हैं और लोभ के वजह से ऐसा कर देते हैं। ये दोनों बातें बहुत भयानक रूप ले लेती है और वो हमें परेशान करती है। तो इससे हमें बचने के लिए सतत तत्पर रहना चाहिए। लोगों को अपने आप को इससे बचाना चाहिए और समय समय पर लोगों को प्रशिक्षण भी देना चाहिए कि यदि इस तरह की हरकत कोई करे और कोई इस तरह की घटना का शिकार हो जाए तो घबराए नहीं। आज ढेर सारे कानून हैं, कानून हमें हमारा संरक्षण देगा। इसलिए पहली बात, साफ सुथरी जीवन जिए, जीवन में कोई गंदगी ना हो, अपनी मर्यादा का हनन आप न करें और फिर यदि ऐसी कोई बात आती तो उसे खुली चुनौती दें कि तुम्हें जो कुछ करना है सो कर लो, सांच को आँच कहाँ। लेकिन गड़बड़ी कब होती है? जब व्यक्ति के दामन दागदार होते हैं और जिनके दामन में दाग लगा होता है वो व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बातों से घबरा जाता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और ऐसे ही लोगों को लोग अपने शिकंजे में कसते हैं और फिर उन्हें कहीं का भी नहीं रहने देते। इसलिए इस पूरे प्रकरण को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए और इसके प्रति अवेयरनेस उत्पन्न करना चाहिए। अननोन कॉल को उठाने से पहले सोचना चाहिए और अपनी निजी जानकारी जिस किसी को नहीं देना चाहिए। मैं चाहूँगा अरविंद 2-4 मिनट का टाइम ले लो तुम, क्या सावधानियां रखे जिससे आपके अकाउंट को कोई हैक ना कर सके, आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड ना हो सके। अगर संक्षेप में आप आम जनता को बता सको तो सबका बड़ा लाभ होगा। और आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। आज तो अचानक ये प्रयास हुआ है। मैं चाहूँगा एक सत्र किसी शंका समाधान का किसी रविवार को 2-4 विशेषज्ञों की टीम लाओ और ये पूरा सेशन साइबर क्राइम के रोकथाम, बचाव और उससे अपनी सुरक्षा के उपायों के बारे में लोगों को बताएं ताकि समाज लाभान्वित हो सके। और वो पहले से घोषित करके करेंगे तो सबको लाभ मिलेगा। आप अपनी बात बोल सकते हैं। महाराज जी, आप आज आपने प्रवचन में भी कहा था कि हम लोग पुराना तो सब करते जा रहे हैं, हमें कुछ नया करना है। और आपको मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि महाराज जी, जब भी आपका आदेश होगा मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। जहां भी आपका आदेश होगा तो हम साइबर क्राइम के रोकथाम में जागरूकता सबसे बड़ा विषय होती है। तो मैं कभी जब भी महाराज जी आपका आदेश होगा, देखिए 5 तारीख या 12 तारीख के रविवार को अगर पहले समझो इसकी 5 विशेषज्ञों की पैनल होनी चाहिए। बिल्कुल महाराज जी, वो बात कर लो। किसी भी रविवार को हम जहाँ रहें वहाँ से इसका प्रसारण होगा और वो लाइव होगा, जिसमें इससे संबद्ध सभी से क्षेत्र के विशेषज्ञ हों और उनकी व्यवस्था हम लोग बनाएं।
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं हाँ। अभी वर्तमान में ओ। शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना, हाँ, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है किसी भी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक नहीं करना है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे फ़ोन पर एक लालच भरा मैसेज आता है कि आपका लक्की ड्रॉ खुला है, इस लिंक पे क्लिक करिए और आपको वो इनाम मिल जाएगा। तो ऐसे जब आपको पता है कि आपने कोई फॉर्म भरा ही नहीं है लक्की ड्रॉ का, और सरकार हमेशा कहती है कि लक्की ड्रॉ या बम्पर प्राइज ये सब अवैध गतिविधि हैं, तो ऐसी किसी लिंक पर क्लिक ही ना करें। दूसरी चीज़ कि कभी भी आपको अपना OTP किसी को शेयर नहीं करना है। वन टाइम पासवर्ड जो आपको दिया जाता है किसी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन को करने के लिए, उसका OTP कभी भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तीसरी चीज़, डिजिटल अरेस्ट एक बहुत बड़ा अपराध अभी वर्तमान में है। डिजिटल अरेस्ट के अंदर जो सामने वाले व्यक्ति हैं वो आपको कॉल करते हैं, देखते हैं हम आजकल हम देख रहे हैं हमारे बच्चे बड़े शहरों में पढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों को फ़ोन आता है कि आपका बेटा जो है उसे रेप केस में अरेस्ट कर लिया है और रेप केस में अरेस्ट करने के कारण हम इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, अगर आप बचाना चाहते हैं तो 3 लाख रुपए की राशि इस अकाउंट में डाल दीजिए। और वो बच्चे के मोबाइल नंबर पे क्या करते हैं, एक लिंक भेज देते हैं जिस कारण से 2 घंटे तक उस बच्चे का मोबाइल ऑन नहीं होता है। अब माँ बाप परेशान होते हैं कि बच्चे का मोबाइल बंद है और हो सकता है कि पुलिस ने इसे सही में अरेस्ट कर दिया हो, और उस डर में वो बच्चे उस खाते में पैसा डाल देते हैं। तो ऐसी अगर कोई भी आपके पास डर या किसी प्रकार का ऐसा कोई कॉल आता है कि जिसमें आपको डराया धमकाया जाता है, तो सबसे पहले जाके आप लोकल थाने को रिपोर्ट करें, या फिर जो मैंने वेबसाइट www.cybercrime.gov.in बताई है उस पर कंप्लेन करें। तीसरी चीज़ कि कभी भी अभी जब आप पेमेंट करते हैं, आजकल QR कोड के माध्यम से पेमेंट किया जाता है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि QR कोड से हमेशा पेमेंट ट्रांसफ़र होता है, कभी भी QR कोड को स्कैन करके पेमेंट रिसीव नहीं होता है। कई बार फ्रॉडस्टर ऐसा करते हैं कि आपको बोलते हैं कि सर ये QR कोड मैंने भेजा है, आप जैसे ही इसे स्कैन करेंगे तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। जैसे ही फ्रॉडस्टर आपको एक QR कोड भेजेगा और आप QR कोड को अपने मोबाइल में स्कैन करेंगे तो वो पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा। तीसरी चीज़, एनीडेक्स, क्विक सपोर्ट नाम की कई सारी एप्लीकेशन हैं जो थर्ड पार्टी आपके फ़ोन का एक्सेस ले लेती हैं। जस्ट अ मिनट, अगर मैं इतनी भीड़ में से किसी एक व्यक्ति का फ़ोन लूँ 2 सेकंड के लिए और उसमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दूं और उसका एक 3 डिजिट का नंबर मेरे पास में ले लूं, तो आपका पूरा फ़ोन मेरे हाथ में आ जाएगा। तो इससे एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि कभी भी अनजान व्यक्ति से अपना फ़ोन शेयर ना करें, जिससे आपकी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो उस तक ना पहुँचे। तीसरी चीज़, और एक और महत्वपूर्ण चीज़, कि अक्सर लोग क्या करते हैं, अपना आधार कार्ड, अपना ATM कार्ड, अपने प्राइवेट पिक्चर्स अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करके रखते हैं, और उन सेव मोबाइल फ़ोन के फ़ोटोज़ में कई बार ऐसी अनर्गल एप्लीकेशनों को डाउनलोड कर देते हैं। हम जब देखते हैं कि काम की चीज़ों को तो हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं फ़ोन में, अनर्गल चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करते हैं, और फ्रॉडस्टर भी उन्हीं का उपयोग करते हैं। वो एक छोटी सी एप्लीकेशन आपको देंगे कि इस एप्लीकेशन का उपयोग करके आपकी फ़ोटो बहुत सुंदर हो जाएगी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि वो फ्री में ऐसी एप्लीकेशन आपको क्यों पहुँचा रहा है जो आपकी फ़ोटो को सुंदर बना रहा है। वो एप्लीकेशन आपके जो जितने भी फोटोज आपकी गैलरी में जो सेव है ना, उसको ले रही है, उसका एक्सेस ले रही है। तो उस दौरान अगर आपके प्राइवेट फोटोज उसके अंदर हैं, लोग बेवकूफ़ी करते हैं, बच्चे बेवकूफ़ी करते हैं कि अपने प्राइवेट फोटोज को अपने मोबाइल में कैप्चर करके रखते हैं। आजकल बहुत बड़ी बेवकूफ़ी महाराज जी, लव मैरिज में या जो लव अफेयर में जो बच्चे हैं, वो लोग अपने पार्टनर्स को अपने गलत पिक्चर्स शेयर करते हैं, और बाद में जब उनमें बीच में अनबन हो जाती है तो वो जो पार्टनर है वो धमकी देता है कि मैं इन फोटोज़ को वायरल कर दूंगा, तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या तक चले जाते हैं। तो ध्यान रखें कि ऐसे कोई प्राइवेट पिक्चर्स को हमें ना क्लिक करना है, ना किसी को शेयर करना है। और हमेशा किसी भी प्रकार का कोई भी अगर अपराध होता है, स्पेशली मैं बच्चियों के साथ और महिलाओं को कहना चाहता हूं कि वो लोग जो हैं ऐसे अपराधों को बताती नहीं हैं, क्यों, ताकि उनकी मतलब भावनाओं को ठेस पहुंचती है और उनकी डिफेमेशन हो जाता है, उनकी समाज में हानि पहुंच जाती है, तो वो बताती नहीं है। तो जो वेबसाइट मैंने बताई है भारत सरकार की, उस पर वो अपनी पहचान छुपा कर भी, वो अगर चाहें कि उनकी पहचान किसी को पता ना चले, फिर भी वो कंप्लेन कर सकती हैं। तो अगर ऐसा कोई अपराध बच्चों या महिलाओं के साथ घटित हो रहा है, तो वो हमेशा ध्यान रखें कि इमीडिएट रिपोर्ट करें, और अपनी पहचान वहाँ पर वो नहीं भी बताएंगी तो भी चलेगा। तो ऐसी कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसा कि महाराज जी का आदेश है, तो हम जल्दी एक सत्र का आयोजन करके, और मैं और भी एक्सपर्ट जो इंदौर शहर में बाहर के उनको बुला करके साइबर अपराध को रोकथाम के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम महाराज जी के निर्देशन में ही हम शुरू करेंगे। और महाराज जी का जब भी आदेश होगा, जहां भी आदेश होगा, महाराज जी मैं हमेशा आपके आदेश का बना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से स्वागत। और आज अपने इस सत्र में गुणायतन के कर्मठ और जुझारू सभी कार्यकर्ता, NC जैन साहब दिल्ली से, जयपुर से NL जैन साहब, सुभाष जी जैन साहब जो CEO
समय सीटर जी डुनाइतन से, अनुभव सराफ जी भोपाल से, अरविंद जी राजा जबलपुर से, वीरेंद्र जी छाबड़ा कोडरमा बेंगलोर से, असित जी बेनाडा कोलकाता से, ये सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से इन सभी का स्वागत अभिनंदन करें। और प्रश्न हरीशचंद जी दिल्ली से, वे तो संत की पूरी सेवा में लगे रहते हैं। टुरकुरी से दिल्ली अपने विवेक भाई टुरकुरी और विक्रम जी जैन अंबिकापुर, ये भी आ जाएं। और प्रश्न 2 की अनुमति हुई है, फिर बाकी गुरु कृपा। तीनों मुनिराजों के चरणों में 3 बार नमोस्तु। पूरे गुणयात्र परिवार की तरफ से नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मुनिवर, नए वर्ष की बात चल रही है तो जैन धर्म का सूत्र है वे उत्पाद और द्रव्य। वे के बिना उत्पाद नहीं है और उत्पाद के बिना द्रव्य नहीं है, और दोनों के बिना आगे काल चक्र नहीं चलता है। तो मुनिश्री 2024 का व्यय हो गया है, 2025 का उत्पाद हुआ है और काल चक्र निरंतर चल रहा है। तो मुनिवर ऐसा क्या करें, किस चीज़ का व्यय करें, किस चीज़ का उत्पाद करें, ताकि हमारा काल चक्र सूत तरीके से अच्छे तरीके से आगे चलता रहे। देखिए, एक उत्पाद व्यय और द्रव्य है। दूसरे शब्दों में कहूँ परिवर्तन, वो प्रकृतिगत परिवर्तन। 24 से जो 25 आया, इसमें हमारा क्या लगा? कुछ भी नहीं लगा। और न जाने हमने अपने जीवन में ऐसे कितने दिन बिता दिए। हर पल बदल रहा है, और ये परिवर्तन प्राकृतिक परिवर्तन है। बचपन से यौवन, यौवन से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से बुढ़ापा, और बुढ़ापा के बाद मृत्यु। ये निसर्ग का नियम है, ये चक्र चलेगा। ये बदलाव कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं, असल बदलाव भीतरी है। वो हमारे स्वभावगत बदलाव की बात है। अगर हम भीतर कुछ बदलते हैं, भीतर से कुछ बदलते हैं, तो कुछ अर्थ है। अन्यथा कितने भी वर्ष बदल जाए, हमारा उत्कर्ष नहीं होगा। तो वो परिवर्तन प्रकृतिगत नहीं है, वह पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन। उसके लिए हमें सतत पुरुषार्थी होना होगा। प्रबल पुरुषार्थ के बल पर ही हम अपने आप को बदल सकते हैं। दृढ़ संकल्प, प्रगाढ़ इच्छा शक्ति, कठोर परिश्रम और आंतरिक लगन हमारे जीवन को बदलने में कारण बनती। हम अपने जीवन को उस तरीके से बदल सकते हैं। हम उसको बदले, बाहर बदलने से कुछ नहीं होगा। भीतर बदले तब कुछ बात बने। नमोस्तु गुरु। हाँ, परम पूज्य सब मुनियों को सब तुम लोग ही पूछोगे तो पूरा सत्र तुम लोग बजे। 2 और एक तीसरा विक्रम, बस उसी में सब समाहित। चलो महाराज श्री, नए वर्ष का शुभारंभ हुआ है आज, और शुभकामनाएं और बधाइयों का दौर चल रहा है। तो मेरी जिज्ञासा बहुत छोटी सी है कि शुभकामनाएं और बधाई में क्या अंतर है, और इनका क्या प्रादुर्भाव कब से हुआ है? देखिए, शुभ कामनाएं यानी मंगल कामना, ये एक सद्भावना है। किसी के जीवन में कोई नई शुरुआत हो रही हो तो मेरी ओर से शुभकामना यानी एक प्रकार की अनुमोदना, ये अच्छा हो रहा। आप जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं उसमें आप आगे बढ़े, सफलीभूत हों। जैसे नया वर्ष है तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा हो, मंगलमय हो। बधाई शब्द का प्रयोग शुभकामना के अर्थ में नहीं होता। बधाई किसी के जीवन में कोई उपलब्धि हो तो उस उपलब्धि की अनुमोदना का नाम बधाई। अब आजकल
जहाँ शुभकामना देना होती है वहाँ बधाई दे देते हैं, और जहाँ बधाई देनी हो वहाँ शुभकामनाएं दे देते हैं। हमारे यहाँ अनुमोदना शब्द बहुत प्राचीन है, और उस अर्थ से अगर हम देखें तो ये दोनों उतने ही प्राचीन हैं जितनी की अनुमोदना। ओ गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदन महाराज जी, और नव वर्ष में माँ और आईना की तरफ से अनंत बार नमोस्तु वंदन गुरुवर। गुरुवर, आपकी प्रेरणा से जब आप भोपाल आए थे उस समय अपने विद्या प्रमाण सर्वमंगल भोजन समिति का एक आपसे औपचारिक आशीर्वाद लिया था गुरुवर। अपने रूप में आ गई है वो, 250 लोगों को हम निरंतर भोजन करा रहे हैं गुरुवर। और इस नव वर्ष में हमें क्या क्या सावधानियों, क्या क्या आपके आदेशित हमको आशीर्वाद यहाँ उल्लेख करें गुरुवर। एक गुरुवर बात और हो रही है कि हम जब भोजन बांटते हैं खूब भाव से बांटते हैं गुरुवर, खूब अच्छे से, सातों समाज के लोग आते हैं उसमें। तो गुरुवर कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को मना करते हैं और हम उसी समय उनको आदेशित करने लगते हैं, और अपने आप में बड़ी करुणा आती है कि हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं और अपने भाव को ही कठोर कर लेते हैं गुरुवर। और निरंतर वो सेवा चल रही है गुरुवर, निरंतर 5:30 बजे आप आशीर्वाद दें, हम 2025 में उसमें और क्या क्या चेंज करें गुरुवर, इससे और अच्छे से कार्य हो। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अनुभव भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये लोग वहाँ के कैंसर हॉस्पिटल में निःशुल्क भोजन करा रहे हैं, और अभी अभी चालू किया है, बहुत अच्छी बात है। मेरा ये कहना है, सेवा का काम उदारता से ही संपन्न होता है। इसलिए हम जो जितनी रिक्वायरमेंट दिखती है उससे थोड़ी ज़्यादा व्यवस्था रखें, ताकि किसी पे रोक टोक की ज़रूरत ना पड़े, और उसके बाद भी लोग बढ़ जाए तो अपनी क्षमता को बढ़ा दें, और ये प्रयास करें कि ये हमारा ये प्रयत्न कभी अधूरा ना हो। समझ गए? करुणा हमारे अंदर से मुखरित होनी चाहिए, संवेदना भी उसके साथ जुड़नी चाहिए। बाकी और बातें सार्वजनिक रूप से कहने की नहीं है, अलग से की जा सकती। जी गुरुदेव जी, नमोस्तु गुरुदेव। विक्रम महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, मैं आपके प्रवचन अब रेगुलर सुनता हूँ, तो एक प्रवचन ने आपने कहा था कि चेत मन में आदमी को जगा हुआ होना चाहिए। तो अगर आदमी चेत मन में जगा हुआ रहता है तो महाराज श्री मेरे को वो विधि चाहिए कि जब मैं सो रहा हूँ, अचेत मन में हूँ, उस समय मैं कैसे मानूं कि मैं जगा हुआ हूँ। देखो, बहुत अच्छी बात है। चेत मन में सोने के बाद अचेत मन तो हमारा जागृत ही रहता है। अगर हम मनोविज्ञान के हिसाब से विचार करें, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो तो सामने हमारी एक्टिविटीज़ को प्रदर्शित करता है, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हर स्थिति में पूरी तरह सक्रिय बना रहता है, एक्टिवेट रहता है, और चेतन मन के द्वारा प्राप्त सूचनाओं को ग्रहण करता है, और उसके ही माध्यम से वह अपने चेतन मन को एक्टिव करता है। तो अगर हम अवचेतन को जागृत रखना चाहते हैं तो अपने चैतन्य से अपनी चेतना की स्थिति में हमेशा एक संस्कार डालें, जागृतो हम, जागृतो हम, जागृतो हम। आप ये बार बार दोहराओगे, मैं जागृत आत्मा हूँ, मैं जागृत आत्मा हूँ, जागृतो हम, जागृतो हम। तो आप पाएंगे कि आपकी जागरूकता बनी रहेगी। और ऐसा मैंने प्रयोग भी कराया। एक को बहुत झपकी आती थी और उनको मैंने भावना योग को अलग तरीके से करवाया और ये दिया, तो अब उनकी झपकी की मात्रा बहुत कम हो गई। ये हम कर सकते हैं। नमोस्तु। बस LNCT महिला मंडल यहाँ पर उपस्थित है। एक प्रश्न भी करें और उसके बाद में इस उदय के जो है त्रिदिवसीय जो शिविर है उसमें डॉक्टर समरजी जैन जो सर्जन हैं, MD हैं, कर रहे हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। ये जो अभी रोहित अरविंद जी आए थे वो भी इसके पार्टिसिपेट ही थे उदय के। जल्दी करें। मुनिश्री
को नमोस्तु, बारंबार सभी की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी हमको भी तारो, एलन सिटी पधारो। महाराज जी हमको भी तारो, एलन सिटी पधारो। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर में श्रावक जन आते हैं दर्शन करने के लिए, तो जैसे पर्स, माला, मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें वो छोड़ के चले जाते हैं, तो उसका हमको क्या करना चाहिए? मंदिर के नोटिस बुक में बॉक्स में लिख देना चाहिए कि किसी की ये सामग्री छूटी हुई है, पहचान बता करके इतने दिन तक ले ले, और नहीं है तो उसे मंदिर के भंडार में जमा कर देना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। डॉक्टर समरजी जैन प्रकृति जैन के साथ अपनी बहन के साथ में प्रश्न करें, और उसके बाद में असित अर्चना जी बेनाडा कोलकाता वे तैयार रहें। नमोस्तु मुनिराज। प्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें भावना योग करना सिखाया। गुरुवर, मैं एक चिकित्सक के तौर पे आपसे ये सवाल रखना चाहूँगा कि भावना योग में जो हम अपनी भावनाएं और जो सकारात्मक ऊर्जा के पिंड को जो इमेजिन करते हैं कि वो हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, क्या मैं इसी इमेजिनेशन को अपने से एक स्टेप आगे ले जाकर किसी और में भी प्रवेश करता हुआ इमेजिन करके उनके रोग निवारण के लिए कुछ सहायता कर सकता हूँ क्या? जैसे कि हम शांति धारा में जो किया जा सकता है, बशर्ते आप उस लेवल पर पहुंच पाए। आप अगर ग्रहण करने में समर्थ हो तो प्रदान कर सकते हो, पर खुद ही ग्रहण न कर पाओ तो दूसरों को क्या दोगे? ये अनुभव होता है, और मैंने तो अनुभव किया ऐसे जैसे भर भर झोली दिया जा रहा है, प्रवाह छूटता है, वाइब्रेशंस फील होते हैं, और वो किया जा सकता है, उसका इम्पैक्ट भी आता है, पर आप ग्रहण करोगे तभी दूसरों को करा पाओगे। समझ गए? बहुत अच्छा, धन्यवाद गुरुवर। हाँ। असित अर्चना बेनाडा कोलकाता, और उसके बाद में आज उज्जैन से बहुत संख्या में भक्तगण गुरु के चरणों को उज्जैन की ओर ले जाना चाहते हैं। वे एक प्रश्न भी कर लेंगे और संक्षेप में अपना निवेदन भी कर लेंगे। जितने लोग उपस्थित अभी रहे होंगे वो एक जगह खड़े होके उज्जैन समाज तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जन्मदिन के दिन ये डर लगता है कि आयु पल पल छीन होती जा रही है, जबकि महाराज जी अधिकतर तीर्थंकर हमारे जिस दिन उनका जन्म कल्याणक, उसी दिवस उन्होंने तप कल्याणक को धारण किया, लेकिन हम तो संसार में ही रचे पचे जा रहे हैं। लगता है धर्म कर रहे हैं, लेकिन एक बाल सफ़ेद दिखता है तो उसको रंग लेते हैं, आँख में कोई प्रॉब्लम होता है तो चश्मा लगा लेते हैं, दांत में प्रॉब्लम होता है तो दांत लगा लेते हैं। तो महाराज जी, कहाँ धर्म है? धर्म कैसे करे? क्या है वैराग्य? देखो, बात बिल्कुल सही कह रही है। आज के लोग तीर्थंकरों से भी ज़्यादा बलवान है। वो निडर है। आप कह रही डर लगता, डर नहीं लगता। डर लगता होता तो निकल जाते हैं। डर अगर सही डर हो तो वैराग्य होना चाहिए। लोगों को डर लगता है लेकिन कहते हैं अरे ठीक है अभी नहीं मरने वाले, जब मरने का नंबर आएगा तो आएगा, अभी तो बहुत समय है। पूरा जीवन इसी सत्य को झुटलाने में बिता देते हैं, इसीलिए पिछड़ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा अहसूडो भव भय विहुनो। उसे ऐसे सुभट की उपमा दी गई है जिसके अंदर संसार का कोई भय नहीं, जिसका भवितव्य अच्छा होने को होता है। वे ही ऐसा कर पाते हैं। भावना भाव, जन्मदिन के दिन डर लगे तो उसी दिन वैराग्य का भाव जगाओ, जैसे तीर्थंकरों को हुआ। हालांकि हमारे तीर्थंकरों ने भी हर जन्मदिन के दिन वैराग्य नहीं अंगीकार किया, पर यह संयोग है कि जन्मदिन के दिन ही उन्होंने दीक्षा ली, जो इस बात का संदेश देता है कि जन्म की सार्थकता केवल दीक्षा में। इसलिए दीक्षा लेने का भाव जगाओ, उमंग जागृत करो, उत्साह अपना बना के रखो। आदिनाथ भगवान 84 लाख पूर्व लेकर आए थे, 83 लाख बीत गया, तब तक वैराग्य नहीं हुआ। यानी 83 लाख पूर्व के जितने वर्ष थे उतने जन्मदिन तो उनके आए, आखिरी में जागे, तो उस हिसाब से रेशियो ठीक है। लेकिन संतुष्ट नहीं होना है, अंदर में ये लक्ष्य बैठा के रखना है कि मुझे अपने जन्म को व्यर्थ नहीं जाने देना है, इसे सार्थक बनाना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। उज्जैन समाज
अपना निवेदन और प्रश्न निवेदन संक्षेप में कर लें और उसके बाद में डॉक्टर समर जी श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। श्री मुनि राज के श्री चरणों में सकल जैन समाज उज्जैन का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न नहीं है लेकिन समाधान चाहिए कि आप सत्संग उज्जैन कब पधारेंगे महाराज जी। यही जैन समाज के साथ साथ उज्जैन के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन जी यादव का विनती है। जय जिनेन्द्र। नमस्ते। उज्जैन समाज का बहुत वर्षों से आग्रह रहा है। 2018 में तो लगभग चतुर्मास तय हो गया। फाइनल तो महाराज जी आपका। हम लोग निकले ही वहाँ के लिए थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अंतिम क्षणों तक टिकट कहीं को किसी को मिलनी होती है, कोई झटक लेता है, तो वो फायदा रतलाम वालों को मिल गया। इस बार आप लोगों की भावना जगी है। प्रातःकाल बहुत संख्या में आप लोग उपस्थित थे, निवेदन भी किया है। 5 बस और 40 कार थी। बहुत सुंदर निवेदन आपने किया है। भावना बनाइए, पुण्य को इतना प्रगाढ़ बना लीजिए कि आपकी भावना साकार हो सके। अभी दुर्लभवती माता जी का भी यहाँ पे चातुर्मास हो चुका। बहुत सुंदर। नमस्ते। डॉक्टर समर जी जैन जो पार्टिसिपेट हैं उधर के, और उसके बाद में मनीष जी सपना जी डोदा सुमती धाम से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना निवेदन भी और प्रश्न भी गुरु चरणों में कर रहे हैं। गोमटगिरी के पास में ही एक धाम सुमती धाम, और उसके बाद में तैयार रहेंगे गोमटगिरी ट्रस्ट सौरभ जी के नेतृत्व में। देखिए आपने निवेदन किया, अनुरोध तो पहले भी करके गए, आज औपचारिक पत्रिका प्रदान कर रहे हैं। भावना है और मैं आपके इस कार्यक्रम की सानंद सफलता के लिए अपनी पूरी सद्भावनाएं प्रकट करता हूं। जहां तक इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का सवाल है, 27 अप्रैल में अभी बहुत देर है। इंदौर में आए काफ़ी दिन हो गए हैं। देखिए क्या दाना पानी होता है, और जब जैसा योग होगा अभी से कहना तो उचित नहीं है। बहुत सारे कार्यक्रम पहले से भी निश्चित है, लेकिन आपने ये जो बीड़ा उठाया है, गुरु भक्ति का एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपके इस कार्यक्रम के लिए हमारे बहुत बहुत आशीर्वाद। रहा सवाल सुमति धाम का, तो ये तो हमने स्वीकार ही लिया है। कल प्रातःकाल सुमति धाम के नाम है। आप 3 दिन बोल रहे, कल की तो लो 3 दिवस अभी कल सुबह, उसके बाद वो भावना भाव। चलो नमस्ते। और सौरभ जी पाटोदी, आज आप लोगों ने देखा, अभी भैया जी ने बताया कि यहाँ जैसे गोमटेश बाहुबली में अभिषेक होता है, आज उसी तरह से उमड़ पड़ी जनता और गुरु सानिध्य में हुआ भगवान बाहुबली का 9 वर्ष में वह महामस्तकाभिषेक। और उसमें यह पूरी टीम 3 दिन का जो प्रोग्राम हुआ उसमें भी पूरी टीम यह लगी रही। जोरदार तालियों से इस गोमटगिरी ट्रस्ट का स्वागत अभिनंदन कीजिए। और सौरभ जी पाटोदी उसमें प्रश्न भी कर रहे हैं, अपनी बात भी रख रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगी यहीं की गोमटगिरी में ही रहने वाली सपना जी जैन। सभी मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, आज का जो कार्यक्रम हुआ वो हमारे दिमाग पर अविस्मरणीय यादें छोड़ गया है। ऐतिहासिक कार्यक्रम आज का जो कार्यक्रम हुआ वैसे 25 साल पहले हुआ था। आज का कार्यक्रम अविस्मरणीय यादें हमारे स्मरण पर छोड़ गया है। अब गोमटगिरी के विकास के लिए आपका एक चौमासा गोमटगिरी पर भी चाहते हैं हम लोग। इंदौर को तो आपने दिया, पर हमें भी एक बार दे दीजिए ताकि गोमटगिरी का चहुमुखी विकास आपके नेतृत्व में कर सके। जैसा गुणायतन का हो रहा, छोटा गुणायतन गोमटगिरी को बना सके। बहुत अच्छा। देखिए, निश्चित ही आज गोमटगिरी में हम तो पहली बार आए, लेकिन यहाँ आने के उपरांत गुरुदेव की सारी यादें ताज़ी हो गई। 1999 में गुरुदेव का यहाँ प्रवास था। आपने बोला हाँ, चातुर्मास में महाराज जी उस समय विद्यमान थे, निर्वेक सागर जी महाराज। हम लोग तो नहीं थे,
लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भले सानिध्य हम लोगों का प्रत्यक्ष रूप में यहाँ है, परोक्ष में कहीं उनका ही आशीर्वाद बरस रहा था। आज पूरा इंदौर शहर यहाँ उपस्थित था और आपकी कमेटी ने जिस तरह के उत्साह की अभिव्यक्ति की भरत जी मोदी के नेतृत्व में, ये अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। आपकी ऐसी ही भावना हो। बस ये बात सही है कि अपने स्थापना के लगभग 40 साल व्यतीत होने पर 38 साल हो गए, अब इस क्षेत्र का जैसा विकास अपेक्षित था वो हो नहीं पाया। मैं भावना भाता हूँ कि ये क्षेत्र विकसित हो। आपने कहा छोटा गुणायतन, इसकी जगह इतनी बड़ी है कि ये बड़ा गुणायतन बन सकता है, पर आपके चतुर्मास से ही बन पाएगा सुनो गुरुदेव। तो हाँ, और गुणायतन बन सकता है, लेकिन गुणायतन तब बन पाएगा जब तुम्हारा गुना भाग ठीक होगा। अपना गुना भगला भाग लगाओगे तो गुणायतन नहीं बनने वाला। बाकी सारे गुना भाग को गौण करके गुरु चरणों से अपना नाता जोड़ोगे तो तुम्हारे भीतर भी गुणायतन बन सकेगा। मुझे प्रसन्नता है, कमेटी बहुत तत्परता से काम करने की इच्छा रख रही है, लेकिन हमारा नंबर लेट आया। हम यहाँ पहले आते तो शायद यहाँ कुछ हो सकता था। फिर भी संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। आप लोग अपना प्रयास जारी रखिए। अगर यहाँ का भवितव्य कुछ अच्छा होना होगा, सुनिश्चित रूप से अच्छा। बहुत बहुत एक बार पुनः इस ड्रामा डेयरी ट्रस्ट के लिए जोरदार तालियां से अभिनंदन कर दीजिए। और उसके बाद में सपना जैन जो यही ड्रामा डेयरी में ही रहती हैं, और उसके बाद में अशोक रानी दोषी धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष और गुणायतन जी शिरोमणि संरक्षक अपनी पूरी टीम के साथ में पूरी धन्यवाद। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हुआ 2025 का ये शानदार आगाज, बाहुबली भगवान का महामस्त का अभिषेक, संग रहा आपका आशीर्वाद। धन्य हुआ शहर, धन्य हुई समाज। पधारे हमारे गोमटगिरी गुरु प्रमाण सागर जी महाराज। गुरु विद्यासागर जी महाराज के आंखों के तारे हैं, जो सपने गुरुवर ने सजोए वह आपने सवारे हैं। बनेगा स्वर्ग से सुंदर गुणायतन, यही भावना भाते हैं। कहाँ मिलेंगे आप जैसे गुरुवर, बारंबार शीश नमाते हैं, बारंबार शीश नमाते हैं। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि हम श्रावकगण बहुत ही भावपूर्वक से साधु संतों का चौका लगाते हैं और पूर्ण तरीके से शुद्धि का पालन भी करते हैं, लेकिन कुछ श्रावक शोले के कपड़े पहनकर आते तो हैं, लेकिन भीड़ भाड़ होने के कारण कहीं ना कहीं किसी से टकराकर शुद्धि नहीं रख पाते हैं। तो श्रावक चौके में आहार देने आते हैं, पर महाराज जी इसमें दोष किसे लगता है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। सच्ची शुद्धि रखने वाले को सच्चा पुण्य मिलता है, और झूठी शुद्धि रखने पर पुण्य झूठा बन जाता है। आपके सवाल का उत्तर मैं इतना ही देना चाहूँ। जो लोग चौका तो नहीं लगाते, केवल आहार देते, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, केवल आहार देने से पुण्य नहीं है, शुद्धि पूर्वक आहार देने में पुण्य है। इसलिए शुद्धि के साथ आहार देने का अभ्यास करना चाहिए और गदर से बचना चाहिए, धक्का मुक्की से बचना चाहिए। आज तो बता दूं, हाँ महाराज जी बता दीजिए। इतनी गदर की गोमटगिरी के जिस चौके में आहार हुआ, एक दरवाजा ही टूट गया। ऐसी धक्का मुक्की देखिए क्या पाओगे। मुझे बाद में कार्यकर्ताओं ने बताया, अनुशासन, आत्मनियंत्रण सबको अपने अंदर रखना चाहिए। धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष अशोक रानी दोषी अपनी पूरी टीम के साथ में एक प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रोफेसर डॉक्टर नीरज जी जैन, जो इनोवेशन
एम्बेसिडर है MIC के। मुनि संघ के चरणों में सत वंदन। क्षुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री निवेदन ये है कि ये जो गोमटगिरी क्षेत्र है, यहाँ पे 99 में आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज का चतुर्मास हुआ, उसके बाद आपका हुआ है। लेकिन अब मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि आप अभी तो गुणायतन जा रहे हैं भोपाल होते हुए, और वहाँ से जब भी गुणायतन का वो हो जाए, आपका पंच कल्याण महोत्सव जो भी हो, उसके बाद जब भी आपका इंदौर प्रवास हो तो इसी जगह पर चतुर्मास हो, ताकि ये गोमटगिरी पूरे विश्व में आपके आने से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो सकती है। स्थान बहुत अच्छा है और यहाँ मैं 4 महीने रह चुका हूँ। आपकी भावना तो बहुत अच्छी है और सफल होगी आपकी भावना, निश्चित रूप से है। सवाल है कोई? हाँ महाराज जी, प्रश्न कर लेता हूँ। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। कागज वाला कर लेता हूँ सर। कागज। हाँ बोलो। गुरुदेव, उस टाइम भी जो है अशोक भैया उस चतुर्मास के प्रमुख संयोजक थे, और आज भी आपका जो चतुर्मास हुआ उसके अंदर भी अशोक भैया प्रमुख संयोजक। महाराज श्री प्रश्न ये है, कागज का एक मेरा पेंडिंग प्रश्न है, कागज वाला पेंडिंग प्रश्न है। कागज चाहे महाराज जी किताब का हो या पतंग का हो, कागज चाहे सोने का हो या चांदी का हो, चाहे कागज चाहे मुलायम हो शक्त हो, उसके मिलने से आदमी को कोई बहुत खुशी भी नहीं होती और उसके कहीं गुम होने से खिन्न भी नहीं होता आदमी। लेकिन एक कागज ऐसा है महाराज श्री जिसपे RBI गवर्नर के साइन होते हैं, उसके मिलने से आदमी खुशी के मारे पागल हो जाता है और अपना जीवन पूरा उसके संवर्धन में संग्रहण में लगा देता है। तो महाराज श्री, लेकिन जिस की साइन में RBI गवर्नर के भी अनंत गुना शक्ति है, वो हमारे भगवान समंत भद्र स्वामी कुंद देव, लेकिन और हमारे आचार्य हमारे मुनिराज, जिनके कागज जो बने हुए हैं, या हमारे जिनवानी की बात कर रहा हूँ, या जो भी संग्रह है हमारा अध्यात्म का, उसके संग्रहण में समाज को रुचि कम होती जा रही है। नमस्ते महाराज। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात प्रस्तुत की। साधारण कागज भी RBI की मुहर लगने के बाद मुद्रा का रूप धारण कर लेती है और वह सबके लिए मूल्यवान बन जाती है। मैं सामान्य जीवन को साधारण कागज की तरह देखता हूँ। हम आप सबका जीवन कागज है, लेकिन जिसके जीवन के इस कागज पर श्रद्धा की मुहर लग गई, वो रुपया बन गया, वो मुद्रा बन गया, उसकी जय जयकार। समीचीन श्रद्धा की मुहर लगनी चाहिए, और फिर उसमें जितना विस्तार होता जाए उसका मूल्य उतना बढ़ेगा। तो अपने हृदय में हमें उतर कर देखना चाहिए कि मैं कागज हूँ या नोट। पहले तो ये हमें देखना, और वो पता बताने का, कागज को नोट बनाने की पूरी प्रक्रिया बताने वाली जिनवानी है। बिल्कुल बराबर। तो इस जिनवानी को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तो इस साधारण कागज को करेंसी में कन्वर्ट करने में समर्थ हो सकेंगे। तो अपने सामान्य जीवन को उद्यमिता की तरफ शीघ्रता से बढ़ रहा है। ऐसी उद्यमिता के लिए कुछ अंतरपूरक गुणों की आवश्यकता होती है, पर उद्यमी प्रायः उनमें से कुछ अपने इच्छुक गुण, जैसे कि अपने आइडिया के प्रति पूर्वाग्रही होना और इसके साथ साथ स्वयं भी प्रवृत्ति होना, इसके मुकाबले जो आवश्यक गुण हैं उनमें, जैसे कि लोकस ऑफ कंट्रोल, सहभागिता, पूरकता, इन गुणों को इग्नोर कर रहा है, जिसके कारण से 99% जो स्टार्टअप हैं वो समय के पहले ही फेल हो जाते हैं। महाराज श्री, किस तरह से उद्यमी को आप, युवा उद्यमियों को आज निर्देशित करेंगे? महाराज श्री, इस संदर्भ में करीब 88 लोगों का यहाँ पर एक उद्यमिता प्रवृत्ति परीक्षण हुआ है, और उस उद्यमिता परीक्षण के आधार पर सभी को व्यक्तिगत उनकी प्रवृत्तियों के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। साथ साथ में कुछ सलाहें भी जो उसकी आवश्यक हैं वो भी दे दी जाएंगी। देखिए, उद्यमिता एक अच्छा गुण है, करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति को अपनी क्षमता और संसाधनों का ख्याल रखकर करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी क्षमता और संसाधनों को नज़रअंदाज करके इस तरह का उपक्रम करते हैं, वो प्रायः विफल होते हैं।
आजकल स्टार्टअप का कल्चर जो बढ़ा है, हम पढ़ रहे हैं, कोई आइडिया आया और हम उसको चालू कर दिए, और बहुत सारे कंसल्टेंट भी आ गए जो हमें कई तरह के सब जो बाग दिखाते हैं उनमें फेल होते। हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए, केवल आइडिया मात्र से काम नहीं होता। विचार आया, आइडिया आ गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उतारने के लिए क्या करना, ये बातें भी तो चाहिए। हमारे यहाँ एक पुरानी परंपरा थी, खासकर मारवाड़ियों में। मारवाड़ी समुदाय एक समय तक बड़ा समृद्ध समुदाय रहा, क्योंकि मारवाड़ी अपने उसूलों के बड़े पक्के होते थे। मारवाड़ियों के बारे में कहावत है कि जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। भारतवर्ष के सुदूरवर्ती अंचलों में भी मारवाड़ियों ने पहुंचकर अपनी पैठ बनाई और व्यावसायिक जगत में बड़ी सफलता की। उस समय उनकी कुछ नीतियां होती थी जो उन्हें परंपरागत तरीके से मिलती थी। अभी मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा यहाँ, लेकिन उसमें एक विशेष बात थी। कोई भी व्यापारी, कितना भी बड़ा व्यापारी, कितना भी बड़ा सेठ हो, वो अपने बच्चे को सीधे अपने प्रतिष्ठान पे नहीं बिठाता था। कुछ दिन दूसरों के यहाँ काम सिखाने के लिए नौकरी कराता था। ये पहले परंपरा रहती थी। साल 6 महीने दूसरों के लिए वो ये ऐसा करता और फिर वहाँ से सीखने के बाद, दक्षता पाने के बाद अपना काम शुरू करता और आगे बढ़ाता। तो स्टार्टअप में जाने वाले लोग पहले अपना कुछ करना तो शुरू करें। पर निकलने नहीं और उड़ना शुरू कर दोगे तो फट से गिरोगे और क्या होगा। एक चिड़िया को भी देखो, उसके पर निकलते हैं तो उड़ती कम है, पहले फड़फड़ाती है। तो पहले फड़फड़ाओ, फुरफुरा, फिर एक दायरे में उड़ो, फिर आसमान में उड़ान भरो। सीधे उड़ान भरोगे तो कहीं के नहीं होंगे। और आज की युवा पीढ़ी ऐसा ही कर रही है और डिप्रेशन के शिकार बन रही। कोई एक आध निकल गया तो उसको देखकर सबका नहीं सोचना चाहिए, इसको ध्यान में रख करके आगे बढ़ना चाहिए। हमारे बीच में न्यूजीलैंड से गुडाटन ट्रस्टी बीड़ीवाला परिवार के जो रिश्तेदार हैं, मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। नमस्ते महाराज जी, मैं न्यूजीलैंड में पिछले 18 वर्षों से रह रहा हूँ सपरिवार। हम लोग वहाँ पर जैन मंदिर नहीं है, पर हम घर पर ही स्वाध्याय करते हैं। 10 लक्षण पर्व पर एक आसन रखते हैं। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि क्या इससे हमें पुण्य का बंध होगा? देखिए, नहीं करने की अपेक्षा तो ठीक है, लेकिन संतोषजनक नहीं। साल 6 महीने के लिए ऐसा करना तो चल जाए, आपकी तो पूरी ज़िंदगी बिना जिन दर्शन के निकल जाएगी। और आप में तो थोड़े संस्कार है, आपके बच्चों में ये संस्कार रहेंगे, इसमें मुझे संशय है। इसलिए आप जैसे लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, या तो जहाँ हो वहाँ भगवान का मंदिर बना लो, और नहीं तो जहाँ मंदिर है वहाँ अपना घर बना लो। रास्ता यही है, इसके अलावा और कोई। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की